डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी, इंस्ट्रक्टर ITI अजमेर। आज आपको कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है अपना, उसके अंदर यूनिट्स का जो अपने चैप्टर ले ली थे, चार लेसन अपने इसके ले ली थी। इसमें आज जो नेक्स्ट अपने पार्ट ले रहे हैं, लास्ट पार्ट है इसका। इसमें केवल अपने क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन जो अपने छूट गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करूंगा, और बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप देखें और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो करें। इसके साथ ही मैं आपको एक जो है PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखें, उसके क्वेश्चन करें। नहीं आए तो आप मेरे को YouTube पे मैसेज डालें, मैं उनको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको जो है जो अपना जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसकी PDF भी मैंने डाली थी, लेकिन कोई उसमें आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा। ऐसे हो सकता है कि सारे क्वेश्चन हो गए हों, या दूसरी ये हो सकता है कि वो क्वेश्चंस इंग्लिश में थे इसलिए आप नहीं कर पाए हों। तो अगर जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस बार जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF डालूंगा। उनमें से आपका जो रेस्पॉन्स देखता हूँ क्या रहता है, कि जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप उसका क्वेश्चन नंबर डाल दें, मैं उसको सोल्व करके आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो, अपन ने जो तापमान वगैरह, जो तापमान है, हॉर्स पावर वगैरह, या जो भी क्वेश्चन अपन देखे थे, उनमें कोई चीजें अगर छूटी है तो वो मैंने इसमें कवर किया है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल था अपने तापमान में, कंपटीशन में भी आ जाता है कई बार। वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक इंजन को चालू करने पर रेडिएटर के पानी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 40 डिग्री से बढ़कर के 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो तापमान में डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी वृद्धि हुई है ऐसा निकालना है। तो इसके लिए अपने को दो मेथड है। एक मेथड तो है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल दें, 85 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल दें, और फिर जो डिफरेंस फ़ारेनहाइट में आ रहा है उसको अपने आंसर में निकाल देंगे। भाई 85 डिग्री सेंटीग्रेड इतने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 40 डिग्री इतने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट से जो हायर मान था उसमें से लोअर को घटा देंगे तो वृद्धि फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। दूसरा डायरेक्ट होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापांतर होता है, यानी कि तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप में अगर कोई अंतर आता है तो वो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापांतर के बराबर होता है, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर बराबर 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापांतर। अगर मैं कहूँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापांतर, तो ये 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर के बराबर हो जाएगा। दूसरा अपन ने एक चीज छूट गई थी कि 1 हॉर्स पावर का जो एक डेफिनेशन वो देते हैं, तो 75 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का अगर जो है विस्तार उत्पन्न होता है, तो जो शक्ति है वो आपको कहलाती है 1 हॉर्स पावर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी, कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अभी अपन निकाल के भी देखेंगे इसको। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, एक मैट्रिक हॉर्स पावर और एक ब्रिटिश हॉर्स पावर। मैट्रिक हॉर्स पावर तो होता है 735.5 वाट, और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप ब्रिटिश, क्योंकि हॉर्स पावर नॉर्मली क्या है कि ब्रिटिश यूनिट है, वैसे दिखाया तो हॉर्स पावर ब्रिटिश यूनिट है। उस केस में आप 1 हॉर्स पावर को 746 वाट या 0.746 किलोवाट जो भी है। एक चीज और बताएं कि बहुत ही सिंपल चीज है, 1 मीटर क्यूब, या जिसको बोलते हैं अपन 1 घन मीटर। क्या बोलते हैं? 1 घन मीटर। अब 1 घन मीटर होता है क्या, देखो बताऊं मैं आपको। एक ऐसा क्यूबॉइड या एक ऐसी क्यूब या ऐसा टैंक जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है, इसको कहेंगे अपन 1 घन मीटर। इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा? 1 घन मीटर बनेगा। इस 1 घन मीटर की जो टंकी, जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर है, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, हमेशा ध्यान रखो। और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होंगे। ये तो हुआ आपका, देखो 1 घन मीटर में 1000 लीटर और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। इसलिए 1 मीटर क्यूब अपन ने पहले भी देखा था, 1 मीटर क्यूब बराबर इसके बाद 6 सेंटीमीटर क्यूब बनते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया था। 1 घन फुट एक ब्रिटिश यूनिट है। ये तो ये किसकी यूनिट है? ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो 1 घन फुट में कितने गैलन होते हैं? ये भी आपका जो है ब्रिटिश यूनिट है, ये भी ब्रिटिश यूनिट है। 1 घन फुट, देखो ये आयतन की यूनिट है, ये भी आयतन की यूनिट थी। 1 घन फुट में 6.25 गैलन होते हैं। एक चीज अपने कल छोड़ गई थी, BTHU और CHU। ये है क्या? पूरा कंप्लीटली तो अपन इसको पढ़ेंगे हीट के अंदर, बाकी अपन कन्वर्जन अपन देख लेते हैं। एक CHU बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ऊष्मा की इकाई है। और ये BTHU होता है ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट। तो एक CHU में होते हैं 454 कैलोरी और एक BTHU में 252 कैलोरी। कैसे आता है अपन निकालने का तरीका देखेंगे इसके अंदर। हीट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक कई बार सवाल आ जाता है, बहुत सिंपल। ये 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू और एम लिखा होता है, वो म्यू किसी भी चीज के आगे पहले लग जाता है। इसका मतलब है कि वो राशि 10 की घात -6 गुना हो गई
और उसको शॉर्ट में माइक्रोन, अगर जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ऐसा लिखा हुआ है म्यू मीटर, तो माइक्रोमीटर को बोलते हैं माइक्रोन। स्पेशली इस माइक्रोमीटर को अपने माइक्रोन बोलते हैं। तो एक माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर होते हैं। कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 49 डिग्री फॉरेनहाइट। आप अपने ये सवाल करेंगे और ये सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कि एक इंजन को चालू करने पर रेडिएटर के पानी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड में ताप में वृद्धि कितनी हुई, बराबर T2 माइनस T1। T2 है आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अभी अपन ने देखा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर बराबर होता है 9/5 डिग्री फॉरेनहाइट तापांतर के। अर्थात 1 डिग्री में इतना तापांतर है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर बराबर होगा 9/5 इंटू 45। 5 से 9 आया, नंबर 81। कितना हो गया, 81 डिग्री फॉरेनहाइट तापांतर। अर्थात अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूं तो कोई कंपटीशन में अपने को इसका मान निकाल करके फॉरेनहाइट में, इसका फॉरेनहाइट में निकालेंगे, टाइम लगेगा, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 81 डिग्री फॉरेनहाइट तापमांतर, यानी कि जो तापमान में वृद्धि फॉरेनहाइट में होगी वो 81 डिग्री फॉरेनहाइट होगी, 81 डिग्री फॉरेनहाइट। इसी चीज को अगर मैं दूसरी तरह से करता हूँ तो पहले मैं T1 को डिग्री फॉरेनहाइट निकाल देता हूँ और T2 को डिग्री फॉरेनहाइट। T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं जो रिलेशन है, अपने रिलेशन जो लिखा था टेम्परेचर का, वो था C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K माइनस 273/5। इस रिलेशन में से मैं केवल ये चीज उठा लूं, क्योंकि मेरे को डिग्री C और डिग्री F का रिलेशन चाहिए था, इसलिए मैं ये ले लेता हूँ और इसको लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब मेरे को T1 जो है आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला मान नहीं रखूंगा तो डिग्री फॉरेनहाइट में माना जाएगा। कितना है T1, 40/5 बराबर F माइनस 32/9, 5/40। तो ये हो जाएगा आपका F, देखो इक्वेशन हो गया एक तरह से 972 बराबर F माइनस 32। अगर मैं 32 को इधर लेता हूँ तो 72, ये 32 इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू F, और ये हो जाएगा 104 डिग्री F के अंदर। अर्थात T1 जो आपका था, ये जो है आपका कितना निकल गया, T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 104 डिग्री फॉरेनहाइट। ये हो गया। अब दें अपन T1 निकल गया, T2 निकालते हैं। T2 बराबर 85 डिग्री सेंटीग्रेड। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। C का मान रखा अपन ने 85/5, F माइनस 32/9। 5 × 5 3 बचे, 5 7 35। 17 को 9 से गुणा किया, 9 7 63, हासिल लगे 6, 9 एकम 9, 1 10 और 5 15। F माइनस 32, तो F बराबर हो गया आपका दिस रिप्रेजेंट। अगर ये 153 F माइनस 32 है, 32 से करके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि F कितना बराबर हो गया, A बराबर हो गया 3 2 5 5 3 8 और 185। कितना हो गया, 185। अब देखो ये F1 यानी कि F, इसका मैं नाम F जो T2 था, तो T2 कितना निकल गया, 185 डिग्री फॉरेनहाइट। ये क्लियर हो गया। T1 को अपन ने डिग्री फॉरेनहाइट में निकाल दिया, T2 को अपन ने डिग्री फॉरेनहाइट में निकाल दिया। अब क्या करें, T2 माइनस T1 कर दें। पहले भी अपन ने ही निकाला था 81 डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर हो गया होगा। अब सवाल और देता हूं। एक सवाल के ऊपर आता है कि क्वेश्चन माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फॉरेनहाइट। या तो ये आता है या क्वेश्चन बनता है आपका क्या बनता है
कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर बराबर पाठ्यांक देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत नाइस। ठीक, ऐसा कौन सा तापमान है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान भी दोनों सेम पाठ्यांक देंगे? तो जो अपना सूत्र था, जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है? C अपॉन I इजिकल टू F माइनस 32/9। ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं पुट कर दूं, पुट या मान रखें C इजिकल टू F। अगर दोनों तापमान के बराबर पाठ्यांक दे रहे हैं, इसका मतलब C और F दोनों बराबर हो गए, तो C की जगह F या C रख दूं, मैं C रख देता हूं, या इजिकल टू T लिख देते हैं, इजिकल टू T। दोनों जगह मैं T कर देता हूं कि T जो ऐसा तापमान है जिसके ऊपर दोनों तापमान के बराबर पाठ्यांक दे रहे हैं। देखो ये इक्वेशन का चैप्टर निकला, लेकिन इक्वेशन चल रहा है आपने, ये एक सिंपल इक्वेशन है। हाँ, इस इक्वेशन में अपने को क्या किया? देखो अपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वजन गुणा करने के बाद में अपने क्या है, यहाँ कोष्टक के बाहर ये चीज आ रही है, इसको खोल दिया। 5 को इससे T से गुणा किया, माइनस है, माइनस ऐसे लगा दिया, 5 को 32 से गुणा किया, माइनस 160 आ गया, 90। अब क्या करते हैं? ट्रांसपोजिंग करते हैं। ट्रांसपोजिंग मतलब पक्षांतरण करते हैं। ये 90 इधर है और 5T इधर है, जो भी वेरिएबल है उसको अपन नॉर्मली लेफ्ट साइड में लाते हैं। 90 जब अपन पक्षांतरण करते हैं तो जिसका पक्ष चेंज करते हैं उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये 5T को जब लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5T। माइनस 160। देखो ये 160 माइनस का था, माइनस ही रहेगा। ये हो गया 4T बराबर माइनस 160, T बराबर माइनस 160/4 बराबर माइनस 40 डिग्री। आंसर आंसर क्या हो गया? तो आपका आंसर हो गया माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताया था कि मानव का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है, तो अपन इसको भी कन्वर्जन कई बार आ जाता है, तो वो अपन कैसे करें? C का मान रख दिया 37, कन्वर्जन कर दिया, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चलेगी। क्या किया अपन ने? जब देखो यहाँ पक्षांतरण नहीं किया, यहाँ मैंने क्या किया है, इसको पूरा चेंज किया। पक्षांतरण करते हैं तो किसी एक पक्ष को इधर लेकर जाते हैं। मैंने क्या किया था, 5F जो था उसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में लिख दिया। कहने मतलब है कि A इक्वल टू B कहूँ, A इक्वल टू B कहूँ या B इक्वल टू A कहूँ, इसमें मैंने चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं रहती है ना। A इक्वल टू B या B इक्वल टू A, एक ही बात है। तो मैंने यही किया यहाँ पे 493/5 F बराबर, ये आप इसका डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करके देखेंगे। कोई बार डिवाइड भी मैं कर देता हूँ आपको पूरा तरीके। देखो यहाँ पहला जो अंक इकाई का अंक है 4, मतलब जो पहला अंक है 4, इसमें आपका भाग नहीं जाता है, तो अपने 2 दिया, दोनों अंक के लिए 5 नाम 45 बचे 4 उतारा 3, 5 × 40 बचे 3 उतारा। अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दो, तो पॉइंट के बाद संख्या उतारी तो पॉइंट लगा दिए, और ये 0 आपका आ गया 5 × 30। जब शून्य बच गया तो आगे देने ही, इसका मतलब है ये बराबर हो गया 98.6। आंसर क्या निकला? 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो बहुत इजी है। आप मैं इस पे आप बराबर जुड़े रहें। जो भी स्टूडेंट्स इसमें नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो आता है, घंटी का जो चिन्ह आता है, मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी का जो चिन्ह आएगा उसको आप ऑल पे कर लें, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डाल रहा हूँ वो आपको
मैसेज सबसे पहले आपको आ जाएगा और आप उसको समय से देख लें। और जो भी मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ आप उनको सॉल्व करें। नहीं आता है तो आप मेरे को जो यूट्यूब पे जो आपका जब आप मेरे को जो वीडियो देख रहे हैं आप उसमें उसी में एक मैसेज बॉक्स आता है, मैसेज देने के लिए आता है, आप उसमें कमेंट्स डाल दें। कमेंट डालेंगे, मैं कमेंट्स चेक कर लूंगा और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई जो आपका कन्वर्जन में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में इसके बाद में जो वीडियो दूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट्स था इस तरह हमें एरिया कराया जाए, तो मैं उस एरिया का जो है नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको एरिया वॉल्यूम का। तो आप एरिया वॉल्यूम को एक बार देखो, मैथ्स में किसी पढ़ाई के लिए जरूरी होता है कि जो चैप्टर होने वाला होता है, जैसे मैं क्लास में भी लेता हूँ तो बच्चों को यही कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पहले पढ़ लें, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से देखें। पहले से आप देखा हुआ होगा तो आपको ईजी रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूँ जो आपके सभी के जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं हर एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं सारे तो कर नहीं सकता लेकिन मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, आप उसको कर लेना। लंबाई, द्रव्यमान व समय कौन सी इकाइयां हैं? तो देखो अपने जो है मात्रक पढ़े थे, 2 प्रकार के मात्रक पढ़े थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 मात्रक जो थे आपके फंडामेंटल यूनिट कहलाते थे, मूल मात्रक कहलाते थे। और इनके अलावा जितने भी मात्रक थे वो व्युत्पन्न मात्रक थे। कब? जब केवल 3 पद्धतियां थी, सीजीएस, एमकेएस और एचसीएस। उसके बाद एक ऐसे एक पद्धति आई थी तो 4 मूल मात्रक और जुड़े थे। फिर देते हैं एमकेएस स्टैंड्स फॉर, एमकेएस क्या प्रदर्शित करता है? एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मैंने एबीसी लिखे नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड या आपका जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसमें से मीटर किलोग्राम सेकंड होगा। सीजीएस में भार की इकाई क्या होती है? अब देखो भार और मास, यानी कि एक तो होता है मास और एक होता है भार, जिसको एम से व्यक्त करते हैं, और एक होता है वेट जिसको अपन डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। दोनों में अंतर है। मास कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। और वेट जो पृथ्वी की जो आपका जो सेंटर है उस सेंटर से जैसे कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहे हैं, भार का मान पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है और सतह पे जो पृथ्वी के जो ध्रुव है उस पे सबसे अधिक होता है। उसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो भी आपका वेट घटेगा। तो वेट एक तरह से बल कहलाता है ना। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, किलोग्राम, डाइन या अर्ग। किसके अंदर? अब देखो वेट का मात्रक पर पूछा है सीजीएस में। ये देखो ये न्यूटन भी है, किलोग्राम भी, डाइन भी और अर्ग तो वैसे भी क्या है, किसकी इकाई है? अर्ग है आपका कार्य की इकाई। ये तो हाई हट गया। ये आपका जो है दोनों आपके जो है बल के मात्रक है, ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है, तो ये भी हट गया। अब बचता न्यूटन। न्यूटन आपका एमकेएस और एसआई में है और सीजीएस में डाइन आपका मात्रक है। इसमें आंसर हो गया आपका डाइन। शक्ति की इकाई बताइए। अब शक्ति की जो इकाई है जिसको बोलते हैं पावर, पावर की इकाई वाट पर सेकंड ना, पावर की इकाई या तो होती है वाट। और जूल, जूल किसकी इकाई होती है? कार्य की, एमकेएस में या एसआई में। किलो जूल, किलो जूल भी आपका जो है किलो लग गया, जूल के आगे 1000 गुना हो गया, बस कोई फर्क नहीं है। तो ये भी आपकी कार्य इकाई। जूल पर सेकंड, देखो कार्य करने की दर को अपन जूल पर सेकंड, कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। तो यहाँ जूल पर सेकंड ये आपका शक्ति की इकाई बनेगी। ये देखो थोड़ा टिपिकली बना रखा है इसने कि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाए। शक्ति की इकाई या तो वाट होती है, वाट पर सेकंड नहीं होती है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर। और 1 जूल पर सेकंड क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है आपका वाट। ये ऐसे सवाल आते हैं। अब जो आपका एग्जाम नॉर्मली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं। ओके, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इसको, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आपको देखने का, घर पे रहकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। थैंक्स। इन दिए गए क्वेश्चंस को आप करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के ऊपर आप जो मैसेज कॉलम होता है उस पर आप आपका कमेंट्स लिखें, क्वेश्चन नंबर डालें, उसको मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा।